गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में हम लोग आजकल एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं, विषय पर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सेक्शन 5 के क्लोज 1 मोनोगेमी, क्लोज 2 condition of unsound mind, and clause third age। इस टॉपिक पर आपको पढ़ाया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसी सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेक्शन 5 के 4th और 5th क्लोज को पढ़ेंगे। सेक्शन 5 कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज, अर्थात धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें। A marriage may be solemnized between any Hindus if the following conditions are fulfilled. First, neither party has a spouse living at the time of the marriage. And the second is, at the time of the marriage, neither party, subclause A, is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind. Subclause B, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. Or subclause C, has been subject to recurrent attacks of insanity. Or clause third, the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride age 18 years at the time of marriage. Clause fourth, the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. And last, clause 5 is, the parties are not subindage of each other unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों के बारे में उल्लेख करती है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 5 में या धारा 5 में 5 क्लोज हैं, जिन्हें हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। दो हिंदुओं के बीच विवाह तब अनुस्थापित किया समझा जाएगा जबकि धारा 5 का क्लोज फर्स्ट कहता है कि किसी पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं हो, अर्थात नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकंड क्लोज, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के कारण या चित्त विकृति के कारण विधिमान्य कंसेंट देने में, लॉफुल कंसेंट देने में असमर्थ ना हो। सब क्लोज बी, कि यदि वह विधिमान्य कंसेंट देने में समर्थ होने पर भी इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह और संतोत्पत्ति के अयोग्य हो। सब क्लोज सी, उसे पागलपन के दौरे ना पड़ते, has been subject to recurrent attacks of insanity। एंड क्लोज थर्ड, धारा 5 का थर्ड भाग है, आयु के बारे में उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है कि वर ने 21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली। इसी तरह क्लोज 4 कहता है कि जब तक दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली विधि या रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच जिनके बीच विवाह किया जाना है
दोनों पक्षकार एक दूसरे की प्रतिष्ठित नातेदारी में नहीं आते हैं। इसी तरह लास्ट क्लोज 5 जो है उपधारा 5 कहती है 5 की उपधारा 5 की दोनों पक्षकारों में से जो भी विधि से शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा है उन दोनों के बीच जिनके बाद विवाह किया जाना है अनुष्ठित किया जाना है दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंडा नहीं होने चाहिए। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि धारा 5 के अंतर्गत 5 उपधाराएं हैं जिनके बारे में विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के क्लोज 4 में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को बताया गया है, जिसके अनुसार कोई भी दो व्यक्ति जो प्रतिष्ठित रिश्तेदारी की नातेदारी में आते हैं आपस में विवाह नहीं कर सकते। सेक्शन 5 के क्लोज 4 में सिर्फ इतना लिखा गया है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आने वाले व्यक्ति एक दूसरे में से विवाह नहीं कर सकते, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। सेक्शन 5 के क्लोज 4 और 5 सपिंडा रिलेशनशिप, इन दोनों का एक अपवाद है कि अगर कस्टम अलाउ करता है, रूढ़ी अलाउ करती है तो वे आपस में विवाह कर सकते हैं। अब आपने ये देखा कि 5 के क्लोज 4 में लिख दिया गया कि प्रतिष्ठित नातेदारी के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने जो उसकी परंपरा अनुसार उस जनरेशन में ऊपर या नीचे की पीढ़ी में किसी पूर्व पुरुष या पूर्व स्त्री, ठीक है, पूर्व पुरुष की पत्नी रह चुकी हो या पूर्व स्त्री जो है उसका हस्बैंड रह चुका हो, वो आपस में पत्नी या पति के साथ विवाह नहीं कर सकते। अब ये होता क्या है प्रतिष्ठित नातेदारी, जिसके बारे में सेक्शन 5 में तो कुछ भी नहीं बताया गया, बट जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग होने वाली बहुत सारे शब्दों की डेफिनेशंस दी गई हैं, वहाँ अगर हम देखें तो हमें प्रतिष्ठित नातेदारी क्या होती है के बारे में पता चलता है, जिसे मैंने यहाँ पे इसे आपके सामने प्रेजेंट किया है और मैं यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट gives definition of prohibited relationship. Okay, two persons are said to be within the degree of prohibited relationship. One is if one is a lineal ascendant of the other, or B if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other, or C if one was the wife of the brothers or the father's or mother's brother or of the grandfather's or grandmother's brother of the other, or D if the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister, or of two brothers of two sisters. इसका तात्पर्य ये है कि यदि दो व्यक्तियों में से यदि एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है या एक दूसरे के परंपरागत जो अग्रपुरुष या वंशज हैं उनके हस्बैंड या वाइफ, पति या पत्नी हैं, या फिर एक दूसरे के भाई या पिता या माता के भाई की जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पिता में माता में, उनके भाई की पत्नी है, या यदि भाई बहन, चाचा भतीजी, चाचा भतीजा, बहन भाई, दो भाई बहनों के बच्चे, ये सब आपस में हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के पूर्व प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत आते हैं।
प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को हम इसके एक्सप्लेनेशन द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। For the purpose of clause F and G, relationship includes relationship by half or uterine blood as well as by full blood. Illegitimate blood relationship as well as legitimate. And the third is relationship by adoption as well as by blood. And all terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly. अर्थात यहाँ पे नातेदार जो वर्ड यूज हुआ है उसके अंतर्गत सभी नातेदारियां जैसे सौतेले हैं या सहोदर हैं, हाफ ब्लड हैं, यूट्राइन ब्लड हैं, सारी नातेदारियां लेजिटिमेट हैं। आगे आप इसको समझेंगे, आप पढ़ेंगे सेक्शन 3 में इन सब की डेफिनेशन दे रखी है। हाफ ब्लड से मतलब है कि जैसे जहाँ पर जो उनके पिताजी हैं, जैसे बच्चे हैं कोई व्यक्ति एक दूसरे के, वो सगे नातेदार फुल ब्लड जब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज और एक ही पत्नी जो उसकी हो, मतलब माता पिता दोनों बच्चों के अगर समान हैं तो वो आपस में फुल ब्लड कहलाएंगे। और हाफ ब्लड वो तब कहलाएंगे जब एक ही पूर्वज हो किंतु वो अलग अलग वाइफ से उत्पन्न हो। और दो व्यक्ति एक दूसरे के यूट्राइन ब्लड जब कहलाएंगे जबकि वे एक ही माता से हों किंतु उसके हस्बैंड अलग अलग हों, अर्थात बच्चों के माता पिता जो हैं वो अलग हों तो वो यूट्राइन ब्लड में कहलाएंगे। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है वो सभी तरह की नातेदारियों को, हाफ ब्लड, फुल ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड, सभी को साथ लेकर चलती है कि सभी जो बच्चे होंगे वो आपस में या उनके जो पति या पत्नी होंगे वो आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह सेक्शन 11 की मैरिज से जो आप आगे बढ़ेंगे वॉइड मैरिज में और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न अगर बच्चे हैं तो वो सभी लेजिटिमेट बच्चे भी आपस में एक दूसरे के, उनके आपस में मैरिजेज नहीं होंगी, वो भी प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि अडॉप्ट कब कर सकते हैं, जब पुत्र नहीं है तो पुत्र, पौत्र और परपौत्र नहीं है तो पुत्र का अडॉप्शन मान्य है, और जब पुत्री और पौत्री नहीं है तो फिर पुत्री का अडॉप्शन मान्य है। तो अब अडॉप्टेड जो बच्चे हैं उनके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे उस परंपरा से अग्रज पुरुष की पत्नी या उस पत्नी का पति जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। और इन सब रिलेशनशिप के अंतर्गत जो व्यक्ति आए, इनके भाई बहन, भाई की पिता माता, इनके जो आएंगे वो सब प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत कवर होंगे। और प्रतिष्ठित नातेदारी में होने के कारण इनकी आपस में मैरिज नहीं हो पाएगी। अर्थात इसे हम और अच्छे ढंग से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रोहिबिटेड, जैसे पूर्व में ये था कि पिता के माध्यम से मैरिज के पर्पज से अगर देखा जाए प्रतिष्ठित नातेदारी को तो पिता के माध्यम से 7 पीढ़ियों तक और माता के माध्यम से 5 पीढ़ियों के अंतर्गत, लेकिन अमेंडमेंट करके इसको 7 और 5 को 5 और 3 बना दिया गया कि पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के नातेदार और माता के माध्यम से 3 पीढ़ियों के अंतर्गत आने वाले नातेदार आपस में एक दूसरे के प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे। सपिंडा होंगे, सपिंडा जो होंगे तो उनके रिलेटिव जो होंगे वो आपस में प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी में आएंगे। अर्थात भाई, पिता का भाई चाचा, माता का भाई ग्रैंड पेरेंट्स, दादा नाना, इनके भाई, दादा नानी के भाई, ये सब जो हैं प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं। अगर हम इसे इस तरह से नहीं समझ पाते तो हम इसे सामान्य रूप से देखें कि हमारे घरों में जब मैरिज की जाती है, विवाह की बात होती है तो आपस की जो रिलेशनशिप होती है, मतलब सिंपल एग्जांपल से इसे समझिए कि जब हम शादी करने के लिए या कोई देखते हैं रिश्ता तो आमतौर पर ये देखते हैं कि 3 गोत्र डाले जाते हैं। तो जो ये गोत्र हैं वो यही इंडिकेशन देते हैं कि ये सब आपस में
सहोदर हैं या फिर ये प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी भाई बहनों की या चाचा के बच्चों से, मामा के बच्चों से इनकी आपस में मैरिज नहीं होती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमारे यहाँ प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं। चाचा भतीजे हैं, भतीजे, दो भाइयों के बच्चे हैं, दो बहनों के बच्चे हैं, भाई बहन के बच्चे हैं, ये सब आपस में प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। और ये नातेदारी चाहे अडॉप्शन से स्थापित हुई हो, चाहे भले ही ये नातेदारी हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड और फुल ब्लड तो है ही है, क्योंकि आपस में सगे भाई बहन हो गए। इसके अलावा हाफ ब्लड, जहाँ पे दो भिन्न पत्नियां हों, और जहाँ पे दो मदर सेम हो लेकिन हस्बैंड उसके अलग अलग हो, यूट्राइन ब्लड। तो जब ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे होगी वहां पर भी प्रतिष्ठित नातेदारी में वो लोग आएंगे। इनकी आपस में मैरिज नहीं हो सकती। सेक्शन 5 सब क्लोज 5 सपिंडा रिलेशनशिप। हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 5 का सब क्लोज 5 जो है, फिर से ये कहता है कि आपस में जो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड होंगे वो विवाह नहीं कर पाएंगे। अब सपिंडा कौन है आपस में? सपिंडा हम किसे कहेंगे? सपिंड से हम समझते क्या हैं, ये एक समझने का विषय है। ये हिंदू मैरिज एक्ट है, और हिंदू हमारा पूरा एक्ट जो है पूरा का पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक उस पर बेस्ड होने के कारण सपिंडा से मत तात्पर्य यहाँ पे आप सिंपल उसमें समझेंगे तो ये है कि जैसे जब किसी व्यक्ति की डेथ हो आती है फैमिली में, तो कौन कौन उसे पिंड दान देने का अधिकार रखता है, या फिर कि जैसे एक ही बॉडी या एक ही ब्लड रिलेशनशिप के जो भी व्यक्ति आ गए वो आपस में सपिंडा होंगे, जो पिंडदान देने का राइट रखता होगा उस व्यक्ति को। जैसे सपिंडा, क्योंकि अब आपने देखा कि पिंडदान धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जो फैमिली के लोग होंगे, जो या उसके जो वंशज होंगे, वही उसे पिंडदान देने का अधिकार रखेंगे, बाकी कोई भी नहीं रखेगा। अभी कुछ दिनों पूर्व श्राद्ध पक्ष गया है, तो फैमिली में, सभी हिंदू फैमिली में इसको पूरे श्रद्धापूर्वक लोग मनाते हैं कि श्राद्ध में वो अपने पूर्वजों को पिंड अर्पित करते हैं। प्रत्येक हिंदू अपने पिता की ओर से पितरों को एक एक पिंड अर्पित करता है। कितनी जनरेशन ऊपर तक या कितनी पीढ़ियों तक वो इसे कर पाने का करता है। जो हम लोग देखते हैं कि पितृदोष है या अपने श्राद्ध के टाइम, वैसे तो श्राद्ध में श्रद्धा का विषय है, आस्था का है, लेकिन श्राद्ध पक्ष के टाइम सभी लोग, सभी हिंदू अपने, ये माना जाता है कि पूर्वज जो हैं उस समय पृथ्वी के आसपास होते हैं और वो अपने परिवार में लौटते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे क्या है, तो उनको पिंड अर्पित किए जाते हैं। पिता की ओर से 3 पितरों को, और बाकी वो अपनी माता की ओर से कई 2-3 पीढ़ी तक उनको भी पिंडदान करता है। तो जो पिंडदान करने वाले हैं उससे हम लोग इस जनरेशन की काउंटिंग करते हैं, और उससे ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं। मतलब पहली पीढ़ी वो जो पिंडदान कर रहा है, उसके बाद उसके पिता, उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता, इन सब के बीच में ऊपर की 5 पीढ़ियों तक, पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक और माता के माध्यम से 3 पीढ़ियों तक जो व्यक्ति आपस में आएंगे वो एक दूसरे के सपिंडा कहलाएंगे। अर्थात सपिंड नातेदारी उन व्यक्तियों के बीच होती है जिनके शरीर में एक ही कण होता है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप। यहाँ पे इस सेक्शन 3 की डेफिनेशन में आप देखेंगे सपिंडा रिलेशनशिप को, सपिंड कौन है एक दूसरे का, इसको फिर से आप सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज में आ जाते हैं, वहीं पे सपिंडा की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 5 में सपिंडा की डेफिनेशन नहीं है, बस यहाँ पे कहा गया है कि दो व्यक्ति आपस में सपिंडा होंगे, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अब सपिंडा होंगे कौन, ये सेक्शन 3 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3
Sapinda relationship with reference to any person extend as far as the third generation, inclusive in the line of ascent through the mother, and the fifth, inclusive in the line of ascent through the father. The line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. Two persons are said to be sapindas of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common lineal ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of them. अर्थात सपिंडा से तात्पर्य यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का सपिंड नातेदारी सपिंड समझा जाएगा यदि वो माता के माध्यम से ऊपर वाली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक, जिसमें वो खुद एक पीढ़ी काउंट होगा, अर्थात माता, वो खुद, फिर उसकी माता और फिर माता की माता, 3 जनरेशन तक, और पिता के माध्यम से ऊपर में 5वीं पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी इंक्लूड है। प्रत्येक अवस्था में यह माना जाएगा कि वो एक दूसरे के सपिंडा है। दो व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष होगा यदि एक ही ऐसा ही परंपरागत अग्रपुरुष है जो एक दूसरे की सपिंड नातेदारी के भीतर आते हैं। ऐसे दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा कहलाएंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि एक दूसरे के सपिंड होंगे वो विवाह नहीं कर सकते। ऐसा सेक्शन 5 का क्लोज 5 कहता है कि आपस में जो सपिंडा होंगे, दो व्यक्ति जो परस्पर सपिंड है, विवाह नहीं कर सकते। अब सपिंड कहाँ से कहाँ होंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि कोई व्यक्ति ए है, उसकी मैरिज की जानी है, ठीक है, तो वो अपने पिता के माध्यम से उसी फैमिली में 5 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले लोगों से मैरिज नहीं कर पाएगा। फर्स्ट जनरेशन वो खुद हो गया, फिर उसके फादर सेकंड जनरेशन, फादर के फादर थर्ड जनरेशन, और फादर्स फादर्स फादर उसके दादा के पिताजी फोर्थ जनरेशन, और फिर उनके दादा फिफ्थ जनरेशन। अर्थात इस तरह उसको खुद को एक जनरेशन मानते हुए ऊपर की 5 पीढ़ी तक इसे काउंट करते हैं। तो ऐसी 5 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा होंगे। इसी तरह माता के माध्यम से एक वो स्वयं, एक उसकी माता और फिर माता की माता, ये आपस में सपिंडा होंगे। यानी कि इनके जो बच्चे होंगे आपस में, इन 3 पीढ़ियों तक जितने भी जनरेशन के लोग कवर होंगे, जितने लोग कवर होंगे, वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। सेक्शन 5 के क्लोज 5 द्वारा उनकी मैरिज को मना किया गया है कि सपिंड नातेदारी में मैरिज संभव नहीं है। सपिंडा नातेदारी में भी हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूट्राइन ब्लड, लेजिटिमेट और दत्तक नातेदारी, ये सब इंक्लूड हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में इंक्लूड थी। हाफ ब्लड का तात्पर्य वही है जो मैंने अभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बताया कि जहाँ पर माता है और वो भिन्न भिन्न उनके पिता हैं और भिन्न भिन्न उनकी पत्नियां हैं, तो वो आपस में हाफ ब्लड कहलाएंगे। और फुल ब्लड जहां माता पिता दोनों समान हो, यूट्राइन ब्लड मतलब कि मदर सेम है और उनके पिता अलग अलग हैं, तो वो यूट्राइन ब्लड कहलाएंगे। ऐसे सभी संबंधी जो होंगे वो अर्ध रक्त, पूर्ण रक्त, ये सब आपस में एक दूसरे के सपिंडा होंगे क्योंकि वे एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। और यही नातेदारी धर्मज और दत्तक नातेदारी में भी स्थापित होती है। अर्थात दत्तक जो होंगे आपस में, उस परिवार में अगर किसी को दत्तक लिया गया है तो वो भी उनका सपिंडा में माना जाएगा और इनकी आपस में मैरिज नहीं हो पाएगी। उम्मीद है आप लोग इसे समझ पाए होंगे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप आमतौर पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं कि प्रतिष्ठित नातेदारी में उनके रिलेशंस में जो व्यक्ति आते हैं, जो सपिंडा रिलेशनशिप में व्यक्ति कवर हुए माता के माध्यम से 3 पीढ़ी तक और पिता के माध्यम से 5 पीढ़ी तक, इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए 3 पीढ़ी में अगर कोई फीमेल आती है तो उसका कोई हस्बैंड होगा, अब उससे मैरिज नहीं होगी, ये प्रतिष्ठित नातेदारी में आ गया, ठीक है। और
कोई मेल है तो उसकी वाइफ जो होगी वो आपस में 5 पीढ़ियों में जो व्यक्ति आएंगे उनकी, चाहे भले ही वो विडो हो, वो भी मैरिज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रतिष्ठित नातेदारी में आ गई। वो उस परिवार के जो परंपरागत उस परिवार का पुरुष था उसकी पत्नी है या पत्नी रह चुकी है, क्योंकि अगर उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई तो यह पत्नी तो वो रह चुकी ना, अर्थात उससे भी मैरिज नहीं हो पाएगी। इट मीन्स पूर्व में रह चुके पर भी ये बात लागू होती है। अगर छोड़ दिया गया है और या फिर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, विडो है, तब भी मैरिज मतलब वो प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे, और प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे तो मैरिज नहीं हो पाएगी। और एक दूसरे के सपिंडा हैं, अगर वो पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक आते हैं, 5 जनरेशन तक काउंट करने में कहीं आते हैं, और माता के माध्यम से 3 जनरेशन तक काउंट करने में अगर आते हैं तो आपस में इनकी मैरिज नहीं हो पाएगी। मैंने आज सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, जिसके अंतर्गत मैंने सेक्शन 5 के क्लोज 5 फर्स्ट मोनोगेमी, सेकंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, थर्ड एज, फोर्थ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड फिफ्थ सपिंडा रिलेशनशिप को यहाँ पर समझाया आप लोगों को। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज।